हम लोग हर एक इंसान के ड्रीम्स होते हैं कि हम अर्ली एज में अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करें, राइट? अब देखो, जैसे मैथमेटिक्स में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन अ सिमिलर वे हमारी लाइफ के अंदर भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है ई, दूसरा क्वाड्रेंट होता है एस, तीसरा क्वाड्रेंट होता है बी और चौथा क्वाड्रेंट होता है आई। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ई एस बी आई, राइट? अब हमें अपनी लाइफ में डिसाइड करना होता है कि जब हम अपना कैरियर बिल्ड करने जाएंगे, तो दो हमारे पास दो रास्ते हैं, लीगली या इलीगली। तो इलीगल की तो बात नहीं करेंगे। अगर हम लीगल वाले एस्पेक्ट पे जाएं, तो लीगल वाले एस्पेक्ट में हमारे ये 4 रास्ते हैं अपने कैरियर को बिल्ड करने के, ठीक है? अब इन 4 रास्तों में से हमें कोई एक रास्तों को चुनना है या इनमें से किसी 2 रास्तों को चुन सकते हैं। सो वी हैव टू चूज एटलीस्ट वन, जहां से हम अपना कैरियर बिल्डअप करें। और आप जनरली जब अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करोगे, तो आप यही देखोगे कि वो भी इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में आते हैं, राइट? अब सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है ई। ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉय, राइट? एम्प्लॉय। अब आप ऑब्जर्व करो अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोग, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने टीचर्स, फैकल्टी या जिन भी लोगों को आप जानते हो, राइट? दो जो लोग अपने कैरियर के लिए ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं, you will find that many of them are into this employee category. आपको कई सारे लोग ई कैटेगरी के अंदर नजर आएंगे, राइट? द सेकंड कैटेगरी इज एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, और वो मतलब दे हैव देयर ओन सेटअप, और उसमें वो खुद काम करते हैं, जिसके अंदर मेन काम करने वाले पर्सन वो खुद हैं, जिसकी वजह से वो सेटअप चल रहा है, वो खुद हैं, राइट? दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। जैसे शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। जब आप देखोगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग दिखेंगे, करेक्ट? द थर्ड कैटेगरी इज बी। व्हाट इज बी? बी इज बिजनेस ओनर। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बिजनेस को ओन करते हैं, राइट? द फोर्थ कैटेगरी इज आई। व्हाट इज आई? आई इज इन्वेस्टर, करेक्ट? इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो आप नाम से ही समझ गए होंगे। अब चलो एक एक टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्या करते हैं? इनके पास एक जॉब, द पीपल हु हैव अ जॉब, जिनके पास कहीं ना कहीं एक जॉब होता है, वो सिस्टम में काम करते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग क्या करते हैं? दे हैव अ जॉब एंड दे वर्क इन अ सिस्टम, राइट? सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे जॉब से वापस आते हैं। 9 बजे से 5 बजे तक वो अपना टाइम सेल करते हैं, और उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी का सिस्टम है, टीसीएस का सिस्टम है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। असेंचर का सिस्टम है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहे हैं। असेंचर किसी भी एक कंपनी का सिस्टम है, उसमें वो कोई ना कोई अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन से जो चीजें उन्होंने सीखी हैं, 4 साल जिस भी चीज की उन्होंने पढ़ाई करी है, जो भी प्रोफेशनल स्किल्स उन्होंने अपने अंदर अटेन करे हैं, वो उन प्रोफेशनल स्किल्स को सेल करते हैं, राइट? और अपने टाइम को सेल करते हैं, अपनी नॉलेज सेल करते हैं। सो दे सेल देयर स्किल, दे सेल देयर नॉलेज एंड दे सेल देयर टाइम। व्हाट दे गेट इन रिटर्न, उसके बदले में उनको क्या मिलता है? उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। दे सेल देयर मनी, दे सेल देयर टाइम, दे सेल देयर नॉलेज एंड दे सेल देयर स्किल, एंड व्हाट दे गेट इन रिटर्न इज टाइम। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, यार मेरे को सेल नहीं करना है, आई डजंट वांट टू कम इन द बिजनेस ऑफ सेल्स। तो सर मेरे को ऐसा लगता है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है ना। सर अगर आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को नहीं बेच रहे हो, तो अपना टाइम बेच रहे हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को नहीं बेच रहे हो, तो एक टीचर अपना नॉलेज बेच रहा है, और एक इंजीनियर अपने स्किल्स बेच रहा है। तो सर हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, right? To earn money you have to sell something. Either it can be a product, it can be a service, it can be a business model, or it can be your time, or it can be your knowledge, or it can be your skill, right? So everybody is selling in this world. इस दुनिया में हर एक इंसान बेच रहा है। तो एम्प्लॉय क्या बेचते हैं? एम्प्लॉय अपना टाइम बेचते हैं। एम्प्लॉय क्या बेचते हैं? एम्प्लॉय अपनी स्किल्स बेचते हैं। एम्प्लॉय क्या बेचते हैं? एम्प्लॉय अपनी नॉलेज बेचते हैं। एम्प्लॉय क्या बेचते हैं? एम्प्लॉय अपनी एबिलिटीज बेचते हैं, जो उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन में काम करके अटेन की होती है। अब दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे के लिए जॉब नहीं करते, किसी दूसरे के लिए सिस्टम में काम नहीं करेंगे। ये अपना छोटा सा सिस्टम बना के खुद को जॉब दे देते हैं, राइट? जैसे कि अगर मैं बातचीत करूं, जैसे जैसे मैं अगर बातचीत करूं, फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर, वो शॉपकीपर का जो शॉप ओनर है, वो किसी दूसरे के लिए जॉब नहीं करता है। उसने अपना खुद का एक छोटा सेटअप बनाया है, शॉप, और उसमें वो जॉब की तरह ही काम करता है। सुबह 9 बजे जाता है, रात को 10 बजे वापस आता है। इवन फेस्टिवल्स पे भी उसका टेंशन यही होता है, क्या मैं जॉब खोलूं, मैं शॉप खोलूं कि नहीं खोलूं।
और अगर किसी मैरिज में भी जाना है तब भी वो यही सोचता है, अगर वो मैरिज किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे है, यार मेरे को वापस अपने होम टाउन जाना है क्योंकि मेरे को अपने शॉप को खोलना है, राइट? क्योंकि उसने एक सिस्टम तो बना लिया, लेकिन उस सिस्टम में वो खुद एक एम्प्लॉय की तरीके से काम करता है। करेक्ट? कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी एक बिजनेस ओनर है। नहीं, बहुत सारे लोग बिजनेस ओनर नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जिनको हम बिजनेस के नाम से जानने लगते हैं, राइट? करेक्ट? मेनी ऑफ द टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी आर, वी अंडरस्टैंड दैट कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम उसको बिजनेस ओनर मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड यस कैटेगरी, सर। क्योंकि कहीं ना कहीं काम तो वो खुद ही कर रहे हैं ना, दे आर देमसेल्फ आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल, आप एक एक पर्सन ले लो, एक डॉक्टर का एग्जांपल ले लेता हूं। एक डॉक्टर ने एक क्लिनिक बनाया, करेक्ट? अब वो उस क्लिनिक में सुबह जाता है, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक पेशेंट्स को देखता है, फिर 3 बजे से 6 बजे तक का ब्रेक लेता है, और रात में 6 बजे से लेके 9 बजे तक पेशेंट को देखता है, करेक्ट? तो कहीं ना कहीं उसने अपना एक सिस्टम बनाया क्लिनिक, और उसमें काम वो खुद ही कर रहा है, राइट? उसमें वो खुद ही काम कर रहा है। अगर वो उस क्लिनिक पे 5 दिन नहीं जाएगा तो उसके पास कोई इनकम नहीं आएगी। अगर वो क्लिनिक पे नहीं जाएगा तो इनकम नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद अकेला काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर, अगर वो सुबह शॉप पे नहीं जाएगा तो शॉप अपने आप नहीं चलेगी। अगर थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है तो थोड़े दिन तक चल पाएगी, लेकिन उसके बाद अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। मतलब ये दूसरे के लिए नौकरी नहीं करते, ये खुद का एक सेटअप बनाकर उसमें खुद को नौकरी दे देते हैं। हाँ, कई बार सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी लोग, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, पॉइंट ये है कि आप किस सेक्शन में रहते हैं। कई बार सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का पर्सन एम्प्लॉय कैटेगरी पर्सन से ज्यादा पैसा कमाता है, कई बार एम्प्लॉय कैटेगरी का पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के पर्सन से ज्यादा पैसा कमाता है। द पॉइंट इज नॉट अबाउट मनी, द पॉइंट इज हाउ यू आर जनरेटिंग मनी। उस पैसे को कमाने के लिए आप ट्रेड क्या कर रहे हो, what you are trading off to earn that money, correct? Employees are trading off their time, employees are trading off their skill, employees are trading off their knowledge. What self-employed person is doing, self-employed person is also trading his time, वो भी अपना टाइम ही ट्रेड कर रहा है, वो भी अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को ही ट्रेड कर रहा है इन ऑर्डर टू अर्न मनी, करेक्ट? नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज बिजनेस ओनर। व्हाट दिस बिजनेस ओनर डू, दे ओन अ सिस्टम। ये लोग काम करते हैं, और काम करने के बाद ये लोग एक सिस्टम को बनाते हैं, दे क्रिएट अ सिस्टम। ये मेहनत करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, हार्डवर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, दे पुट देयर टाइम, दे पुट देयर मनी, दे पुट एवरीथिंग। बट ये लोग अपना टाइम इसलिए नहीं डालते कि मुझे पैसा कमाना है, ये लोग अपने एफर्ट्स इसलिए नहीं डालते कि मुझे पैसा कमाना है, ये लोग अपना एनर्जी इसलिए नहीं डालते कि मुझे पैसा कमाना है। ये लोग अपना टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी इसलिए डालते हैं कि मुझे एक सिस्टम बनाना है, और कल वो सिस्टम मुझे पैसा कमा के देगा। दैट सिस्टम विल गिव मी मनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉलेज लेता हूं, आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मैं मान लेता हूं कि मुंबई में मैंने कॉलेज का नाम ले लिया सरदार पटेल कॉलेज, मुझे नहीं पता कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है, बट जस्ट आई एम टेकिंग अप अ नेम। हमने मुंबई में एक नाम ले लिया सरदार पटेल कॉलेज, लेट अज्यूम इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, या डीवाई पाटिल हमने ले लिया। डीवाई पाटिल के ओनर ने अपना पैसा डाला, अपनी एनर्जी डाली, अपने एफर्ट्स डाले, एक कॉलेज की बिल्डिंग तैयार करी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा, डीवाई पाटिल कॉलेज। उसके अंदर उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, उसके अंदर इन्होंने एम्प्लॉय का एक नेटवर्क बनाया, राइट? इनको डीन बनाते हैं, इनको डायरेक्टर बनाते हैं, इनको एम्प्लॉय बनाते, इनको प्रोफेसर बनाते हैं, इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं, इनको लेक्चरर बनाते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्लैरिकल डिपार्टमेंट है, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के नेटवर्क का एक सिस्टम बनाया। अब अगर डीवाई पाटिल ओनर के ओनर इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब भी उनके बच्चों के पास पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो काम नहीं कर रहे हैं, अब उनका बनाया हुआ सिस्टम काम कर रहा है, बिकॉज दे ओन अ सिस्टम ऑफ बिजनेस, करेक्ट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इज, फॉर एग्जांपल, हमने कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कैफे कॉफी डे, राइट? हम कैफे कॉफी डे का एग्जांपल लेते हैं। कैफे कॉफी डे के ओनर ने कैफे कॉफी डे बनाया, उस नेटवर्क को बनाने के लिए उसने पैसा भी डाला, एफर्ट्स भी डाले, टाइम भी डाले, एनर्जी भी डाले। अब कैफे कॉफी डे ओनर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के पास बना हुआ एक बिजनेस ऑफ सिस्टम है, राइट? वो अभी भी काम कर रहा है, करेक्ट? बिकॉज दे ओन अ सिस्टम, राइट? अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? जो पैसा, जिनके पास अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा है। सर, इन्वेस्टर बनना है तो पैसा तो होना पड़ेगा, करेक्ट? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इन्वेस्टर कैसे बनोगे?
बिकॉज इन्वेस्टर मीन्स द बेस ऑफ योर गेम इज ओन मनी, करेक्ट। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एसेट्स ओन करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब दे मेक देयर मनी टू रन। अब मैं आगे आता हूं, जैसे कि अब आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, व्हाट एम्प्लॉय डू इज दे ट्रेड देयर टाइम फॉर मनी। ये अपना टाइम देते हैं और बदले में इनको पैसा मिलता है। लेकिन आप खुद सोचो, कब तक टाइम देंगे और कितना टाइम देंगे? एक इंसान के पास लिमिटेड टाइम ही तो है, एक दिन में 24 घंटे हैं, तो वो 10 घंटे से ज्यादा का टाइम तो कभी दे ही नहीं पाएगा। तो कितना पैसा कमाएगा? लिमिटेड, बिकॉज ही इज ट्रेडिंग इज टाइम। और जिस दिन मान लेता हूं कि अभी वो यंग है, आज उसकी एज 25 है, 30 है, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी ना जब वो अपना टाइम नहीं दे पा रहा है, और जिस दिन वो अपना टाइम नहीं दे पा रहा है उस दिन मनी आना बंद हो जाएगा, राइट? करेक्ट। व्हाट सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डू, ये भी यही काम करते हैं, ये भी अपना टाइम ट्रेड करते हैं और उसके बदले में इनको मनी मिलता है। बिजनेस ओनर क्या करते हैं, ये एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लोगों का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज, customers, they make a system. What is system? System is a combination of two things: infrastructure and network of people. Reliance is a system of infrastructure plus network of employees and customers, correct? Right? They create Yes, a system. Investor, what investor do, they make their money run and they make more money out of it, correct? Right. अब मैं बात करूं, अगर आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर बात करोगे, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर 95% लोग आपको दिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इन दो कैटेगरी के अंदर एंट्री लेना आसान है, करेक्ट। एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर एंट्री लेना आसान है, कॉलेज बनाए, सिस्टम है, बाहर निकलो जॉब लग जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयड है 95% लोग हैं। आज क्यों इतना मार्केट में कंपटीशन है? एक स्टेट बैंक की वैकेंसीज निकलती हैं, 1000 वैकेंसी निकलती हैं, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, करेक्ट? क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर 95% लोग हैं। और वो बेवकूफ लोग ये भी नहीं सोचते कि जहां ज्यादा कंपटीशन, अब आपको बताओ, मैं आपको बोलता हूं कि आपको मुंबई में दादर से पनवेल जाना है और आपके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, दूसरा रास्ता एकदम खाली है, तो आप कौन सा वाला रास्ता चूज करोगे? खाली वाला, राइट? ऑब्वियस है, exactly. करेक्ट। आज एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर इंडिया में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। इस कैटेगरी के अंदर बहुत कंपटीशन है, राइट? बहुत सारे लोग एक जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं। 95% पीपल यहां पर हैं, लेकिन बी और आई कैटेगरी के अंदर फाइट करने वाले पर्सन लोग कितने होते हैं? बी आई कैटेगरी के अंदर कितने परसेंट लोग होते हैं? 5%। आज आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी सोच ये है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है? मुझे लगता है अगर एक 100 लोगों का स्ट्रेंथ है तो 5 से 10 लोग सोच रहे होंगे। और जॉब के बारे में कितने लोग सोच रहे हैं? 90। तो सोचो ना, कंपटीशन ज्यादा कहाँ है एक जॉब लेने के लिए? अच्छा, मेहनत तो दोनों में करनी है, एम्प्लॉय लाइफ में भी मेहनत है, बिजनेस लाइफ में भी मेहनत है, लेकिन रिवॉर्डिंग ज्यादा क्या है? ज्यादा रिवॉर्डिंग तो बिजनेस है ना, राइट? अब अगर मैं आगे बात करूं, अगर पैसे की मैं बात करूं, तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर कितना परसेंट पैसा होता है? 5%। हाउ मच मनी दे हैव? they have 5% wealth of entire world. But B and I category people have 95% wealth of entire world, right? They have 95% wealth of entire world. अब सोचो, रिलायंस ने अभी 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 56,000 करोड़ के 56,000 करोड़ के शेयर मार्केट में रिलीज करे हैं अभी रिसेंटली। मतलब पैसा तो किसका है? लोगों का ही है ना, लोगों का पैसा ही है, एंड दे आर एबल टू डेवलप द बिजनेस आउट ऑफ इट, correct? Because they have a system to utilize that money. So in B and I category people have 95% wealth. अब लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, अब अगला पॉइंट क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन। सर, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना पड़ेगा, करेक्ट? अब देखो, अगर आज कोई सिस्टम बंद है, कोई इंसान प्राइवेट सेक्टर जॉब में है, तो अगर उसका जो ओनर है, अगर वो टीसीएस के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है, अब उसको इवन वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी जॉब, ही कैन बी रिमूव्ड अवे फ्रॉम हिज जॉब। ही हैज टू वर्क ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, करेक्ट? बट बी एंड आई के पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। सर, आज ये मीटिंग हम कितने बजे करेंगे, ये हमने डिसाइड करा, करेक्ट? ये मीटिंग हम कितनी देर के लिए करेंगे, हमने डिसाइड करा। ये मीटिंग हम आज करेंगे कि नहीं करेंगे, हमने डिसाइड करा। और अगर हम आज ये मीटिंग नहीं भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, हम इसको कल भी कर सकते हैं। मतलब जब आप एक सिस्टम बना लेते हो तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं। आज डीवाई पाटिल कॉलेज ओनर के पास क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? क्या उसको रोज सुबह 9 बजे कॉलेज आना है, अटेंडेंस लेना है, बेल बजाना है? कुछ नहीं करना है। लेकिन
कोई भी एम्प्लॉय कैटेगरी का पर्सन जो प्रोफेसर है, जो इवन किसी एक अच्छे रेनाउंड इंस्टीट्यूशन से पास आउट है, एसआरसीसी कॉलेज से पास आउट है, राइट, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स करा हुआ है और किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है, अगर उसको सुबह 9 बजे जाना है ना, तो सुबह 9 बजे जाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज बाउंडेड इन टर्म्स एंड कंडीशंस। करेक्ट। अब बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग इज सिक्योरिटी। अब लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं नहीं यार जॉब में सिक्योरिटी है, यार कम से कम यार जॉब में इतना पैसा तो आएगा ही आएगा ना, इतना पैसा तो जॉब में आएगा आएगा। देखो सर, हम आज से 50 साल पहले जी रहे हैं। देखो आज से 50 साल पहले डिमांड और सप्लाई को समझो। आज से 50 साल पहले जॉब्स में जिन लोगों की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो बीए पास पर्सन की भी बहुत वैल्यू थी, बीएससी पास पर्सन की भी बहुत वैल्यू थी, 12th पास वाले लोगों का जॉब लग जाता था। करेक्ट, क्योंकि डिमांड बहुत हाई था, राइट सर सप्लाई बहुत कम था। लेकिन आज 2020 में सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम, डिमांड उतना नहीं है। करेक्ट, और डिमांड भी तो तभी बढ़ेगा जब करेक्ट नए बिजनेस आएंगे। तो यू नीड टू लिव। सर 50 साल पहले लोग धोती पहनते थे, आज जीन्स पहनते हैं। 50 साल पहले लोग मेरे को नहीं पता, मेरी फैमिली के अंदर एक होता है ना, यूपी में बोलते हैं सत्तू खाते थे, सत्तू इज लाइक अ हेल्दी फूड, राइट, हम्म तो सत्तू खाते थे, आज yeah, पिज्जा खाते हैं। 50 साल पहले लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते थे, पंजाबी बोलते थे, जैसे मेरी फैमिली में पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते थे, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। आज लोग इंग्लिश बोलते हैं। एक नहीं, आज इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं, एक स्किल बन चुका है। नाउ इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश हैज बिकेम अ स्किल नाउ, राइट। तो आज लैंग्वेज हमारी चेंज हुई। 50 साल में फूड चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई, क्लोथिंग चेंज हो गई, तो थॉट प्रोसेस भी तो चेंज होना चाहिए। आज भी 2020 में हम 1970 की तरह सोचें कि हमें एक जॉब चाहिए। उस समय की जॉब में सिक्योरिटी थी, बिकॉज डिमांड सप्लाई बैलेंस था, डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, बार्गेनिंग पावर एम्प्लॉय के हाथ में थी। आज बार्गेनिंग पावर एम्प्लॉयर के हाथ में। सर आप 2 मिनट में बाहर निकलो, आप जैसे बहुत लाइन में खड़े हैं, राइट, करेक्ट। अब आज खुद देखो, गो एयर, राइट सर अभी कोरोना आया, रिसेशन आया। देखो हर 10 साल में रिसेशन आता है, एवरी 10 years देयर विल बी अ रिसेशन, बिकॉज इट्स अ साइकिल। एक बिजनेस साइकिल होती है जो आपने पढ़ा होगा, ग्रोथ, and then it goes to the best part, it goes to the top, then comes recession and then comes depression, and this cycle get repeated every 10 years. हर 10 साल में ये होता है। 2008 there was a recession, 2020 there is a recession, the topic why recession came can be different, लेकिन हर 10 साल में रिसेशन आता है। सर जब भी रिसेशन आता है, सबसे पहला किसकी जॉब, किसकी लाइफ खतरे में होती है? इट्स नॉट बिजनेस ओनर, इट्स एम्प्लॉय। देखो जर, जब बॉर्डर पे लड़ाई होती राइट है, सबसे पहली गोली किसको पड़ती है? सिटीजन को नहीं पड़ती है, सबसे पहली गोली पॉलिटिशियन को नहीं पड़ती है, राइट सबसे पहली गोली सोल्जर को पड़ती है, क्योंकि वो फ्रंट लाइनर होता है। रिसेशन के अंदर फ्रंट लाइनर कौन होते हैं? एम्प्लॉइज। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर बिजनेस नीचे जा रहा है, टर्नओवर बंद हो गया, सबसे पहला काम वो एम्प्लॉइज को ट्रेड ऑफ करेंगे, एम्प्लॉइज को निकालेंगे। करेक्ट, अपने स्टाफ को कम करेंगे। ठीक है, आज की डेट में भले ही 3 महीने मोदी जी की वजह से नहीं निकाल पा रहे, लेकिन 3 महीने के बाद क्या करेंगे? तब तो मोदी जी ट्रैक नहीं करेंगे, तब बोलेंगे सर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, बाहर हो, दूसरा जॉब ढूंढ लो, पिंक स्लिप दे देते हैं। गो एयर ने 3 महीने तक अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना बंद कर दिया है। करेक्ट, ओयो ने एम्प्लॉइज को सैलरी देना बंद कर दिया है। क्यों? जब उनके पास पैसा नहीं आ रहा, आगे नहीं देंगे। राइट सर करेक्ट, तो सबसे पहले किसको प्रॉब्लम आया? एम्प्लॉय को ही प्रॉब्लम आया ना। तो आप मुझे बताओ 2020 में क्या सिक्योरिटी है? अच्छा, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। सर आप खुद सोचो सर, पहले इंडिया के अंदर सारी बिजनेस गवर्नमेंट के हाथ में थे। करेक्ट, सारा बिजनेस गवर्नमेंट के हाथ में था, एयरलाइन गवर्नमेंट के हाथ में था, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। आज गवर्नमेंट अपना एयरपोर्ट तक बेच रही है, आज गवर्नमेंट राइट के हाथ सर में बिजनेस ही नहीं है, कहां से गवर्नमेंट जॉब लेकर आएगी? अच्छा, लोग बोलते हैं मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, क्योंकि मैं सोसाइटी की हेल्प करूंगा। सर आप मुझे बताओ, इस समय क्या बिजनेस ओनर्स सोसाइटी की हेल्प नहीं कर रहे हैं? अब बताओ, कहीं ना कहीं अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और अगर अगर आज आप अपने एम्प्लॉय को टफ टाइम में बिना काम किए भी सैलरी दे रहे हो, तो क्या ये हेल्प नहीं है कंट्री की? आप बताओ, ये भी तो एक हेल्प है, राइट। तो कहीं ना कहीं आज जरूरी नहीं है कि हम एक जॉब के अंदर जाकर ही सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बीइंग एन आईएएस, बीइंग एन आईपीएस हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ बिजनेस ओनर भी हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, राइट। बीइंग अ बिजनेस ओनर हम एक हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, राइट। आज आप बताइए, रिलायंस के हॉस्पिटल, राइट सर अंबानी के हॉस्पिटल है, हर एक बड़े बिजनेस ओनर के हॉस्पिटल है, ठीक है, आप उन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट फ्री कर दीजिए, क्या वो हेल्प नहीं है? एक आईएएस ऑफिसर तो बेचारा पॉलिटिशियन के लिए काम करते करते परेशान रहता है, राइट, उसी के लिए परेशान रहता है।
राइट सर। एक आईएएस को करना क्या होता है, अपने अपने जो सीनियर हेड्स हैं उनके द्वारा क्रिएटेड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होता है जर्नली, राइट। और तो कहीं ना कहीं बीइंग एन आईएएस, तो आज मैं क्या कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी की बात करें तो आज कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर लोग जो सोचते हैं ना कि यार पैसा तो आता रहेगा ना, तो सर बिजनेस क्रिएट करने से और इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने से भी तो पैसा आता रहता है, वहां से भी तो पैसा आता रहता है। राइट सर। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अब मैं आपसे दो बातें शेयर करता हूं सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी के ऊपर पहले शेयर करते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मान लेता हूं एक एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक बिजनेस पर्सन, तीन लोग। सी इन्वेस्टर इज समवॉट लाइक बिजनेस ओनर ओनली। तो तीन लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, एम्प्लॉय भी उस गाड़ी में एक एम्प्लॉय था, मतलब ही वाज पास्ड आउट फ्रॉम आईएम, वो आईएम से पास्ड आउट था एंड ही वाज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट जॉब, पहले आईआईटी देन आईएम से पास्ड आउट था एंड ही वाज हैविंग अ पैकेज ऑफ 40 लाख रुपीस 50 लाख रुपीस पर एनम, करेक्ट। दूसरा एक सेल्फ राइट एम्प्लॉयड सर। थे, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे और बहुत ही नाम था उनका और उनकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस थी, करेक्ट। थर्ड पर्सन वाज हॉस्पिटल ओनर, वो डॉक्टर नहीं थे लेकिन उनके पास एक हॉस्पिटल था जहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स का नेटवर्क काम करता है, वो हॉस्पिटल ओनर थे, मतलब ही वाज नॉट अ डॉक्टर, ही वाज एन हॉस्पिटल ओनर, जहां पे उन्होंने एम्स के कई सारे डॉक्टर्स को रखा हुआ था और कई सारे डॉक्टर्स अपने पार्ट टाइम पे वहां विजिट के लिए आते थे, मतलब ही वाज एन हॉस्पिटल ओनर। तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों ने अपना कैरियर एक साथ शुरू किया। तीनों लोग एक कार में जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ, तीनों की डेथ हो गई। अब आईएम वाले पर्सन के घर अगले मंथ कितनी सैलरी जाएगी? डॉक्टर सर की इनकम अगले महीने की इनकम कितनी है? और हॉस्पिटल ओनर की, उनके ऊपर उनका बिजनेस डिपेंडेंट ही नहीं। राइट सर। हॉस्पिटल भी वहीं का वहीं है, डॉक्टर्स का नेटवर्क भी वहीं का वहीं है, पेशेंट भी वहीं के वहीं है, नर्सेस भी वहीं का वहीं है, आईसीयू भी वहीं है, मेडिसिन भी वहीं है, वेंटिलेटर भी वहीं है, बस उनकी फैमिली में से आकर किसी को उसको टेक ओवर करना है, करेक्ट। राइट सर। आप मुझे बताओ ज्यादा सिक्योरिटी कहां थी, एक एम्प्लॉय के पास, सेल्फ एम्प्लॉय के पास, कि बिजनेस ओनर के पास? किसकी फैमिली ज्यादा सिक्योर? बिजनेस ओनर के पास सर। क्योंकि उसके जाने के बाद भी, धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद मुकेश अंबानी को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा, राइट सर। बिकॉज दे ओन्ड अ सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आज 2020 में हमें इस बात को समझना है, द न्यू द न्यू वे इज एंटरप्रेन्योरशिप, द न्यू वे इज बिजनेस, करेक्ट। एंड द बेस्ट सिक्योरिटी इज अ बिजनेस, दैट इज व्हाट आई बिलीव, करेक्ट। हाँ, उस सिक्योरिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप बीइंग इन बिग बाय बिकमिंग एन इन्वेस्टर and by diversifying your business in the coming time, correct? So we have discussed about terms and condition and we were discussing about security. अब मैं आपको एक और पॉइंट, एक और टॉपिक जो मैं इस ESBI में डिस्कस करना चाहता हूं वो क्या है? The one more topic that I want to discuss out here is कि from where your family will start. For example, एक पर्सन है, वो मुंबई जाता है और मुंबई जाने के बाद वो अपना जॉब स्टार्ट करता है एक कंपनी के अंदर, और जॉब स्टार्ट करने के बाद वो बहुत अच्छा करता है, धीरे धीरे करके उसका प्रमोशन होता है, एक लेवल के बाद वो नेक्स्ट लेवल पर मूव करता है, नेक्स्ट लेवल मूव करता है, नेक्स्ट लेवल मूव करता है, एंड व्हेन ही बिकम 60 ईयर ओल्ड, वो उस कंपनी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे पहुंच जाता है, राइट, करेक्ट। बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पे वो पहुंचता है, राइट सर। उसके बाद वो रिटायर कर जाता है, करेक्ट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो उनका बच्चा है, उसको उस उनके बच्चे को किस लाइफ में अपना स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जनरल मैनेजर की पोस्ट से या जीरो से? लेकिन एक पर्सन है, वो मुंबई में जाता है, अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, उस बिजनेस को ग्रो करता है, उस बिजनेस का नेटवर्क क्रिएट करता है, उस बिजनेस की फ्रेंचाइजी क्रिएट करता है और उस बिजनेस को बड़े स्केल पे लेकर जाता है। उनके बच्चे को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? जीरो से। अगर उन्होंने उस बिजनेस को 20 करोड़ तक छोड़ा है तो उनके बच्चे को 20 करोड़ से शुरू करना है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय वाला पर्सन अगर जनरल राइट सर। से भी चला गया तो भी उनके बच्चे को जीरो से ही शुरू करना है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, आप अपनी कमिंग जनरेशन को कहां से स्टार्ट करवाओगे? जहां से आपने शुरू किया, क्या आप उनको भी वहीं से शुरू करवाओगे, या आप उनको एक किक स्टार्ट दोगे कि वो ऑलरेडी स्टार्ट ही कर रहे हैं 100 करोड़ से, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं 20 करोड़ से, जिससे कि वो उसको और अगले स्केल पे लेकर जाए, राइट? चॉइस इज योर्स, करेक्ट सर। correct. But when you come up in B category, your coming generation will not start from the same place from where you started, correct? आपकी कमिंग जनरेशन उसी प्लेस राइट सर। नहीं करेगी जहां से आपने स्टार्ट किया था,
Correct? Right. Now let's come Correct, to sir. the next topic. Correct. Right. Employee, every day you are at zero. When you are an employee, every day you are at zero. But in business, every day you are growing. Correct? After that, if I discuss the next topic, right? अगर हम एक जॉब करते हैं तो थोड़ा सा एक मैथमेटिकल रिसर्च करके देखते हैं कि जॉब हमें कहाँ लेके जाएगा. लेट्स से हमें एक स्टेबल जॉब मिलता है जब हमारी एज 25 है. करेक्ट? राइट? उसके बाद हमारा पैकेज क्या है? Okay, sir. 12 लाख रुपीस. वी गॉट अ पैकेज ऑफ 12 lakhs. राइट? हमारी को एक स्टेबल जॉब मिला व्हेन वी आर 25 एंड वी गॉट अ पैकेज ऑफ 12 लाख रुपीस. आपको भी पता है 10 लाख रुपीस से ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस 30% है. और फिर बहुत सारे फंड्स और Yes, बहुत sir. सारे होते हैं सैलरी के अंदर. करेक्ट? सो सारी सैलरी के डिडक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी कितना आया? 70,000. करेक्ट? 8.4 लाख रुपीस इन हैंड आया. Okay. आया. इसके ऊपर हम शायद और एक डिबेट कर सकते हैं, लेकिन 70,000 ही आया तो 80,000 आ जाएगा. राइट? तो हम अगर बात करें तो हमारा मंथली एक्सपेंडिचर, जब हम काम करेंगे तो हमारे एक्सपेंडिचर भी तो होंगे. अब जनरली लोग जो जॉब करते हैं वो किसी ना किसी एक मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं, मुंबई, जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी बहुत हाई है. अब आपको भी पता है मुंबई के अंदर कोवई में चले जाओ, हीरानंदानी के अपार्टमेंट का रेंट ही 1 लाख रुपए, वो भी 1 BHK का. और आपको भी पता है 15,000 रुपए में तो पनवेल में जाके फ्लैट रेंट पे मिलता है. अंधेरी जैसे जगह पे तो अगर आपको एक छोटा सा फ्लैट भी रेंट पे चाहिए आपको 30-35,000 रुपए देने पड़ते हैं. 30-35,000 रुपीज Right, रेंट sir. अंधेरी में रहना है. नहीं तो पनवेल जाके रहो जहां पे आपको अपने ऑफिस आने में रोज मेट्रो का लोकल का धक्का खाना पड़ेगा. और आपको पता है मुंबई लोकल की हालत क्या है? इट इज इक्विवेलेंट, इट इज दैट डेंजरस. इतना डर, जितना मेहनत इंसान को स्काई डाइविंग में करनी पड़ती है उतनी ही मेहनत एक इंसान को लोकल ड्राइविंग में करनी पड़ती है. राइट? देयर इज लोकल ड्राइविंग इन मुंबई लोकल. करेक्ट? सो कहीं ना कहीं रेंट कितना है? 15,000. उसके बाद ट्रेवलिंग. सर हम ट्रेवल करेंगे तो कोई एक्सपेंडिचर आएगा. सर अगर हम मुंबई में बस से ट्रेन से भी ट्रेवल करते हैं तो भी एक दिन का 500 रुपए तो खर्च होता है ना. और कभी कभी तो ऐसा भी होगा हमारा मन करेगा यार आज लोकल से नहीं जाना, चलो यार ओला से चलते हैं. करेक्ट? आज बहुत थक गए हैं, आज Right, sir. ओला शेयर से चलते हैं. तो आज की डेट में ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर भी 5,000 रुपए मंथ का. उसके बाद फूड, कम से कम 6,000 रुपीज तो फूड पे खर्च होता है. अरे आप सोचो सर, अगर आप कैंटीन जाते हो 150 रुपए का, 200 रुपए का तो आजकल सैंडविच आता है. राइट? और हमें पता भी नहीं लगता कब 200 Right, sir. हो गए. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सर अगर हम एक दिन का 200 रुपए भी खर्च कर रहे हैं ना, तब भी हमारा फूड एक्सपेंडिचर 6,000 रुपीज है. और मुझे लगता है ये तो हमारा आउटडोर फूड एक्सपेंडिचर होगा. आउटडोर फूड एक्सपेंडिचर भी हमारा 6,000 क्रॉस कर जाता है. करेक्ट? आज हम Right, sir. मैकडोनल्ड्स आप गए, अगर आपने मैकडोनल्ड्स में एक बेसिक मील भी लिया तब भी 200 रुपए. उसके बाद कभी दोस्त होते हैं, पार्टी होता है, कभी हमारे दोस्त को, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम कंजूस बन के जिंदगी जिएंगे. राइट? हम किसी के साथ में बैठे हम अपना Right, वॉलेट sir. देंगे. कभी कभी हम मूवी जाते हैं, कभी हमें पे करना होता है, कभी हमें एक पार्टी थ्रो करनी है, कभी हमें कुछ सेलिब्रेट करना है. फूड एक्सपेंडिचर इज 6,000. बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिल्क बिल, देयर एंड मोबाइल बिल, ये सारे बिल कितने हैं? लगभग 4,000 रुपीज अ मंथ. राइट? उसके बाद पर्सनल, पर्सनल मतलब हमारा खुद का एक्सपेंडिचर. हमें कोई हेडफोन पसंद है, कोई शूज पसंद है, कुछ ना, तो अब मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल एकदम, वी विल नॉट लिव लाइक अ बाबा ना. राइट? हमें अपने True, ऊपर sir. कुछ ना कुछ तो खर्च करना है. आज की डेट में एक अच्छे हेडफोन्स, एक एक बेसिक हेडफोन 5,000 रुपए के आते हैं. बेसिक. अगर आप बोस के हेडफोन लेने जाओ इट विल कॉस्ट 30,000, 40,000. बेसिक हेडफोन कम्स ऑफ 5,000 रुपीज. बेसिक मोबाइल फोन कम्स ऑफ 30-40,000 रुपीज. करेक्ट? तो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल एक्सपेंडिचर भी तो है. अच्छा मूवी जाएंगे, कहीं सेलिब्रेट करने, अरे लोनावला घूमने चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, गोवा जाते हैं. लाइफ में अगर हम इंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ हम बस बिल्कुल एकदम कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं, तो फिर हम जॉब कर क्यों रहे हैं? जस्ट फॉर सर्वाइविंग. उसके बाद पेरेंट्स. अब हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना कुछ पढ़ाया है, आगे उनकी भी मेडिकल इमरजेंसी होती हैं, उनके भी होते हैं, तो पेरेंट्स को भी तो कुछ ना कुछ पैसे हम भेजेंगे ना. और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी चाहत होती है कि Right, sir. हम उनको कुछ ना कुछ हेल्प करें. राइट? हमारे छोटे भाई का एजुकेशन होता है, हमारी सिस्टर मैरिज होती है, हमारी छोटी बहन की एजुकेशन का खर्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी हम हेल्प करें. लेट्स से 15,000 रुपीज अ मंथ हम अपनी फैमिली को भेज रहे हैं. करेक्ट? तो अगर ये सब कुछ हम करते हैं, इफ वी डू ऑल दीज थिंग्स, टोटल कम्स अप 50,000. मतलब 50,000 रुपए का तो एक लिविंग एक्सपेंडिचर है. और सर जब आपकी मैरिज हो जाएगा, व्हेन यू गेट मैरिड, सर इसमें आपके बच्चों का एक्सपेंडिचर नहीं लिखा है, इसमें आपकी वाइफ के एक्सपेंडिचर नहीं लिखे हैं. करेक्ट? इसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर तो काउंट डाउन ही नहीं हुए. इट इज लाइक यू आर लिविंग अ बैचलर लाइफ. अगर आपकी बैचलर लाइफ Right, sir. एक्सपेंडिचर 50,000 है, दैट मींस आपकी पर मंथ की सेविंग कितनी हो गई? 20,000. 70,000 सैलरी, 50,000 एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना हो गया? 20,000 रुपीज पर मंथ.
मतलब एक साल की सेविंग कितनी हो गई? 2.4 लाख रुपीस पर ईयर। करेक्ट। अब आपको मैं राइट सर। बताऊं, एक इंसान अपनी लाइफ में कितने साल जॉब करता है? 25 से लेके 60 ईयर्स तक जॉब करता है। 25 से जॉब स्टार्ट करता है, 60 तक जॉब करता है, मतलब 35 ईयर्स जॉब करता है। उसकी एक साल की सेविंग कितनी है? 2.4 लाख। अब आप बोलोगे नहीं सर, प्रमोशन भी होगा, इनकम भी इंक्रीज होगी, तो सर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हैं। करेक्ट। इसमें आपकी कार करेक्ट। नहीं है। करेक्ट। इसमें आपकी कार के पेट्रोल का खर्चा नहीं लिखा है, आपके कार के डीजल का खर्चा नहीं लिखा है। राइट। आपकी मैरिज का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो जैसे जैसे लाइफ इंक्रीज होती है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हैं। तो 2.4 लाख, तो मतलब एक इंसान की पूरे लाइफ टाइम की नेट सेविंग कितनी निकल कर आती है? 84 लाख। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2.4 को 35 से, तो 84 लाख। मैं आपको बताऊं, कई सारे लोग पूरी जिंदगी भर जॉब करते हैं और जब वो रिटायर होते हैं ना, तब भी उनके पास 1 करोड़ रुपए की सेविंग नहीं होती। पूरे रिटायर राइट सर। पास 1 करोड़ रुपए की सेविंग नहीं होती। अब इस 84 लाख रुपीज में हम क्या करेंगे? एक कार लेंगे कि एक घर लेंगे? राइट। कि हम वी विल गेट मैरिड और वी विल टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स और वी विल गो फॉर वर्ल्ड टूर। राइट। आज आप किसी भी कंट्री में अगर आज आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना चाहते हो, करेक्ट, एटलीस्ट इन अ बेसिक कंट्री इट विल कॉस्ट यू 4 to 5 लाख रुपीज। एक बेसिक कंट्री में भी आपको 4 to 5 लाख कॉस्ट होगा। तो सर अगर आप 10 कंट्री भी घूमने गए, 50 लाख रुपए सर, आपकी तो सेविंग 84 लाख रुपीज आ रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लो तो 1.5 करोड़, और हर साल 10% से तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। एवरी ईयर इन्फ्लेशन रेट इज 10%। मतलब जो सामान आज आप 10 रुपए का खरीद रहे हो, करेक्ट, वो सामान आपको एक साल के बाद 11 रुपए का मिलता है। मतलब द थिंग दैट यू आर बाइंग फॉर 100 इट विल बिकम 110 आफ्टर 1 ईयर। करेक्ट। राइट। तो आपको सच में राइट सर। लगता है कि जो सपने आप चाहते हो या जो लाइफस्टाइल हम जीना चाहते हैं या जो हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं या अपने फैमिली को एक बेटर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, क्या वो एक जॉब से आ पाएगा? आई डोंट थिंक सो। अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं अपने कॉलेज में था एंड व्हेन आई वाज 19 ईयर ओल्ड, आई अंडरस्टूड जॉब इज अ ट्रैप बिकॉज आई हैव सीन माय डैड डूइंग इट। मैं खुद अपने फादर को जॉब करता हुआ देख चुका था और मुझे समझ में आ गया था जॉब एक ट्रैप है। पता है जॉब क्या है? आप एक साइकिल पे बैठे हो और आप बहुत जोर से साइकिल चला रहे हो, पता है, लेकिन उस साइकिल में ओके। स्टैंड लगा हुआ है नीचे। आपने देखा ना वो एटलस का साइकिल आता था जिसमें स्टैंड हो जाता है बचपन में? राइट राइट सर। आप बहुत जोर से साइकिल चला रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? साइकिल में स्टैंड लगा है। बहुत साइकिल चलाने के बाद भी आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो, बिकॉज यू आर रोटेटिंग एट सेम प्लेस एट द सेम प्लेस। आपका इनकम एक्सपेंडिचर ग्राफ बन जाता है। ये इतनी मेरी इनकम है, इतना है मेरा एक्सपेंडिचर, हम उसी में भागते रहते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस फ्रॉम जॉब इन अच्छा। लाइफ। But you know what? When we are 19 year old, when we are 20 year old, we don't calculate this. जब हम 19 साल के होते हैं, जब हम 20 साल के होते हैं, तो हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लगाते, क्योंकि उस समय हमारा रेंट कौन पे कर रहा है? पापा। हमारी ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर कौन पे कर रहा है? पापा। हमारे फूड बिल्स कौन पे कर रहा है? पापा। हमारे हाउस के बिल कौन पे कर रहा है? पापा। हमारे पर्सनल एक्सपेंडिचर कौन बिल पे कर रहा है? पापा। फैमिली की टेक केयर कौन कर रहा है? फादर। तो ये फैमिली बजट के बारे में कौन सोच रहा होता है? हमारे फादर सोच रहे होते हैं। हम तो सोच ही नहीं रहे होते, तो हमें पता ही नहीं चलता है। करेक्ट। लेकिन सोचो, करेक्ट सर। आज अगर मैं आपको बताऊं, आज आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हमें मौका मिल रहा है एक बिजनेस के अंदर आने का। क्योंकि देखो, अगर हम घर में बैठ के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आइडियाज। चलो आइडिया तो बहुत है, दूसरा क्या चाहिए? कैपिटल, पैसा। किसी